हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे इन्वायरमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने 6th लेक्चर पर, और इसके बाद हमारे केवल 2 लेक्चर बचेंगे। अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर्स की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हो, और अगर आपने इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ही कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी हमारी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें बहुत सारी सीरीज़ हमने कंप्लीट करवा दी हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। जैसे कि इकोनॉमिक्स की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी की भी सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और साइंस एंड टेक की सीरीज़ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मंथली जो करंट अफेयर्स हैं, एक मंथ के टोटल 100 करंट अफेयर्स हम करवाते हैं। लास्ट सितंबर से लेके अप्रैल तक के हमारे कंप्लीट हो गए हैं, मई जून जुलाई के भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं। अगर आपको उनमें से कुछ भी आपके फ़ायदे का लगे तो आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में हमें स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, फर्स्ट है इट इज़ मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन इनकरेजिंग अकेडमिया एंड कॉरपोरेट्स इन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सबसे पहले ये मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग कि ये मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड है इट फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू प्रोवाइड क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर वर्ल्ड ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो ये बिल्कुल सही है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड है इंडिया इज़ फाउंडिंग मेंबर ऑफ IRENA। तो यस, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, और इंडिया कौन सा मेंबर बना था? 77th मेंबर बना है। ठीक है, और इसके बारे में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में कुछ बातें करें तो सबसे पहले इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स मैंने बता चुकी हूँ, आबू धाबी में है। कहाँ पे है? आबू धाबी में इसके हेडक्वार्टर्स है, और आबू धाबी कहाँ पे है? UAE में है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर है UN में। ठीक है, कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर है। उसके अलावा कब फाउंड की गई थी? 2009 में फाउंड की गई थी। ठीक है, और फोर्स में कब आई? फोर्स में आई 2010 में। ठीक है, उसके अलावा इंडिया बता दिया कि 77th मेंबर है, और टोटल अभी इसमें कितने मेंबर है? 164 मेंबर्स हैं। ठीक है, और हाँ, सबसे पहले इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सजेशंस किसने दिया था? तो याद रखना, सबसे पहले इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जो सजेशन दिया था वो दिया था 1980 में। किसने? ब्रेंट रिपोर्ट ने। ब्रेंट रिपोर्ट। ठीक है, ब्रेंट रिपोर्ट ने दिया था सबसे पहले सजेशन इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है बी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेडोन एंड इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, सबसे पहले है इट इज़ रेडियो एक्टिव नोबल गैस प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल डिके ऑफ यूरेनियम। बिल्कुल सही है कि सबसे पहले ये रेडियो एक्टिव नोबल गैस है जो कि यूरेनियम के नेचुरल डिके से वो होती है। यूरेनियम और थोरियम के रेडियो एक्टिव डिके से ये निकलती है। सेकंड है इट इज़ लाइटर देन एयर एंड फ्लोट्स इन इंडोर इन्वायरमेंट। ये बोल रहा है कि ये जो हमारी एयर है उससे लाइट होती है। ठीक है, उससे लाइट होती है, तो याद रखना इसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारी एयर से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है एयर से। ठीक है, रेडोन की जो डेंसिटी होती है वो हमारी एयर से ज़्यादा होती है, तो ये लाइट नहीं है, सबसे पहले डेंसर है। ठीक है, और फ्लोट्स इन इंडोर इन्वायरमेंट में फ्लोट्स नहीं करती है, मेनली बेसमेंट में रहती है। ठीक है, बन जाती है और बेसमेंट में रिसाइड करती है। ठीक है, और थर्ड है अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर इज़ पोटेंशियल सोर्स फॉर रेडोन गैस। जो अंडरग्राउंड पोटेंशियल वाटर है वो मेन इसका सोर्स हो सकता है, बिल्कुल ये इसका मेन सोर्स है। ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो एक्टिव अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमारा आंसर आ जाता है सी। ठीक है, आंसर आ जाता है सी। और क्या है इसके कुछ फीचर्स मेनली याद रखना, इसके फीचर्स हैं कि ये इनविजिबल भी है। ठीक है, इनविजिबल है,
और क्या फीचर्स हैं, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, इनर्ट है, ठीक है, और मतलब इट सेल्फ डज नॉट पोज एनी हैजार्ड, ठीक है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव डिके जब होता है ना इसका, मतलब वैसे कोई हार्म नहीं करती, लेकिन जब इसका रेडियो एक्टिव डिके होता है तो अल्फा बीटा गामा जो ये रेडिएशंस होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इनको ये रिलीज करती है, तो ये जो है ये मेन बीमारी बनाते हैं, ठीक है। और मेनली ये क्या क्या कर सकते हैं, लंग कैंसर तक की डिजीज़ ये कर सकते हैं, ठीक है। मेनली सेलुलर डीएनए को डैमेज करते हैं, ये सेलुलर जो डीएनए है उसको डैमेज करते हैं, और मेनली लंग कैंसर भी कॉज करते हैं, लंग कैंसर भी कोज कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, तो इसको कम कैसे करें, मेनली सीलिंग फ्लोर्स को रिड्यूस करके और वेंटिलेशन को इम्प्रूव करके आप इसको मतलब हाउस में उस रखने से बचा सकते हो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि वेंटिलेटेड हाउसेज में रहना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे रेडोन गैस भी एकमलेट हो जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। आ जाते हैं 53 पे। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक इज़ ए फ्लैगशिप इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल असेसमेंट पब्लिश्ड बाय, जो ये है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये कौन निकालता है, ठीक है, ये कौन निकालता है, तो सबसे पहले तो जो ये है ये निकालता है UNEP, कौन निकालता है, UNEP निकालता है इसको, ठीक है। और अभी इसका ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक का अभी कौन सा एडिशन है, ये 6th एडिशन है, ठीक है। पहली रिपोर्ट कब आई थी इसकी, 1997 में आई थी, ठीक है। मेनली क्या बताता है, मेनली बताता है कि मतलब गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ बना रही है, मतलब उनकी करंट स्टेट क्या है, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं, और मेनली अभी के लिए इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ क्या हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। मेनली रिपोर्ट एडवाइस करती है कि मेनली हाँ इसके बहुत सारी एडवाइसेस हैं, लेकिन एक इसकी इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि जो कंट्रीज़ हैं उनको लेस मीट इंटेंसिव डाइट का यूज़ करना चाहिए और फूड वेस्टेज को कम करना चाहिए। लेस मीट डाइट के बारे में ये बात करती है, लेस मीट इंटेंसिव डाइट, ठीक है, के बारे में ये बात करती है, ठीक है, कि उनको हमें रिड्यूस करना है, ठीक है, उनको मतलब लेस मीट को वो करना है, अडॉप्ट करना है, ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है। अब यूएनईपी के बारे में तो बहुत बार बता चुकी हूँ मैं कि यूएनईपी सबसे पहले कब बना था, 1972 में बनाया। कहाँ से निकला है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से निकला है, ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट पे जो कॉन्फ्रेंस थी उससे, ठीक है। और अगर यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स की बात करूँ, यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में, ठीक है, नैरोबी केन्या में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और इसके अलावा बात करूँ क्या इंडिया इसका मेंबर है, यस इंडिया भी इसका मेंबर है यूएनईपी का। और मेनली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे कन्वेंशंस को याद रखना, बहुत सारे कन्वेंशंस को ये सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है यूएनईपी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे साइड में लिखवा रही हूँ, बहुत सारे किसको कन्वेंशंस को सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है मीनामाटा, उसके बाद है UNCBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद है साइट्स, उसके बाद है बेसल, उसके बाद है स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात कर रही हूँ मैं ये, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। उसके बाद है रोटरडैम कन्वेंशन, रोटरडैम, ये बेसल, स्टॉकहोम और रोटरडैम किसके लिए हैं, हैजार्डियस केमिकल्स के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मॉन्ट्रियल, हमने कर मीनामाटा किया, मॉन्ट्रियल के लिए भी है ये, मॉन्ट्रियल, ठीक है। उसके बाद वियना, ये दोनों किसके लिए हैं, ओजोन के लिए, मॉन्ट्रियल और वियना किसके लिए, ओजोन के लिए हैं। उसके बाद UN कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज CMS, उसके लिए उसका सेक्रेटरीट भी प्रोवाइड करता है। एक और भी बहुत सारे, जैसे कि तेहरान कन्वेंशन को भी सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है। बोमैको कन्वेंशन उसके लिए भी, कारपाथियन कन्वेंशन उसके लिए भी सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है। और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, बाई चांस बुला भट्ट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो कर देना कि ये सारों को सेक्रेटरीट कौन प्रोवाइड करता है, UNEP इनको सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ये बना था, हेडक्वार्टर्स केन्या नैरोबी में है, इंडिया भी इसका मेंबर है। रिपोर्ट निकालता है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, 1997 से ये पहली रिपोर्ट आई थी और अभी इसका 6th एडिशन आया था, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 53 क्वेश्चन, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। और क्वेश्चन 54 पे आने से पहले अगर आपको पता हो कि अभी 2019 में जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, जो मैंने लास्ट में बताई, जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है, ये 2019 में इंडिया ने अडॉप्ट किया है, ठीक है। और इसके अलावा UNEP के कुछ मेजर प्रोग्राम्स भी हैं, कहाँ लिखवाऊँ, देखो कुछ UNEP के मेजर प्रोग्राम्स भी हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं याद रखना, ठीक है। आ भी सकते हैं कि ये प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो सबसे पहले है अर्थार, ठीक है, अर्थार। उसके अलावा है क्लीन अप दी वर्ल्ड, उसके अलावा है बिलियन ट्री कैंपेन, सील द डील, ये भी इनिशिएटिव इसी का है। पेन फॉर द प्लैनेट,
पेन फॉर दी प्लैनेट। उसके अलावा टूनजा, TUNZA। उसके अलावा है APELL। और एक है फेथ फॉर अर्थ, फेथ फॉर अर्थ। ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो किसके हैं, UNEP के हैं। बाई चांस कहीं आ जाएं तो आप कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक UNEP। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। दोब्सन यूनिट किसकी वो है, दोब्सन यूनिट एंड हैलोजन सोर्स गैसेस। हैलोजन सोर्स गैसेस, हेलोजन को देख के ही आपको पता चल गया होगा कि किसके बारे में बात चल रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात चल रही है। तो ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो किससे मापी जाती है, डॉब्सन यूनिट से, ठीक है, डॉब्सन यूनिट से याद रखना। और हेलोजन सोर्स गैस वो उससे तो आपको और पता लग जाना चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, कब बताया था मैंने, 1992 में, ठीक है। किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है। अब देख लेते हैं। फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट एलिफेंट देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर, बिल्कुल उनके लिए था ये। सेकंड है टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल एक रीहैब कैंपेन भी चलाई थी इनके लिए, रीहैब कैंपेन, ठीक है। थर्ड है टू सपोर्ट द वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट, बिल्कुल जो उसमें है मेनली जो कैप्टिव एलिफेंट है उनके भी वेलफेयर को सपोर्ट करना, तो ये भी चीज़ है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ गया D। और याद रखना ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कौन सी स्कीम है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है, रिसेंटली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड विलो वार्बलर वाज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विलो वार्बलर के बारे में बताना है। फर्स्ट इट वाज स्पॉटेड एट भरतपुर बर्ड सेंचुरी में ये देखा गया है। तो याद रखना ये राजस्थान में देखा ही नहीं गया, ये केरला में देखा गया है। कहाँ पे देखा गया, केरला में देखा गया है। और सेकंड बोल रखा है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो याद रखना ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ये क्या है, लिस्ट कंसर्न है। ये क्या है, लिस्ट कंसर्न है IUCN में। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में गलत हैं, तो आंसर आ गया D, ठीक है। तो विलो वार्बलर, ठीक है, एक लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड है जो कहाँ देखा गया, अभी केरला में देखा गया है। और ये क्या है, लिस्ट कंसर्न है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, तो क्या बोलता है इसके बारे में। फर्स्ट है सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट इज नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है, बिल्कुल, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक इसको असिस्ट करता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है ये, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट वाला जो कंसेप्ट आया था, ये आया था 1992 में अर्थ समिट में। कहाँ से आया था ये, अर्थ समिट से आया था 1992 में, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट का कंसेप्ट, ठीक है। और आ जाते हैं सेकंड क्या बोलता है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू चेक वायलेशंस ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन थ्रू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इन्फोर्समेंट, बिल्कुल। और थर्ड है इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यस, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों ही इसकी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है D, ठीक है। हमारा आंसर आ जाता है D। और ये जो है मेनली नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का एज ए नोड टेक्निकल सेक्रेटरीट की तरह भी काम करता है। ये क्या है, कौन सा है, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट, नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए एज ए टेक्निकल सेक्रेटरीट की तरह भी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 हमें क्या बोलता है, सोलर सिटी के बारे में बताना है। सोलर सिटी के बारे में, दे आर दिस सिटी दैट एम्ड एट 10% रिडक्शन इन प्रोजेक्टेड डिमांड ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। सोलर सिटीज़ ऐसे सिटीज़ हैं जो एम कर रही हैं, जिनका मेन एम है क्या, कि हमें 10% रिडक्शन करना है कन्वेंशनल एनर्जी जो यूज़ होती है उनमें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है इट इंक्लूड्स ओनली मेट्रो सिटीज़ हैविंग ए पॉपुलेशन अबाउट 10 मिलियन। ऐसा नहीं है कि केवल मेट्रो सिटीज़ कवर है, इसमें क्या है, सबसे पहले सिटी में पॉपुलेशन जो है वो 0.5 लाख से 50 लाख तक की होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख से 50 लाख तक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, लेकिन हाँ यहाँ पे रिलैक्सेशन हो सकता है पॉपुलेशन में नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिली स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिली स्टेट्स में यहाँ पे पॉपुलेशन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो सकता है, ठीक है। और जो ये सोलर सिटी, हाँ ये तो है सोलर सिटी के बारे में, ठीक है। एक सोलर सिटी स्कीम भी आई थी, सोलर सिटी स्कीम है एक, ठीक है, सोलर सिटी स्कीम है। ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर है, ठीक है। और 5 ईयर्स में हमें 10% रिडक्शन करना है एनर्जी का उसी के अंडर, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम,
सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताना है। क्या है? इट एम्स टू स्किल द यूथ इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट, बिल्कुल। सेकंड है इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, बिल्कुल। तो दोनों ही सही हैं। मेनली सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। और सेकंड है इसका मेन एम है यूथ को मेंटेनेंस और ऑपरेशन सिखाना सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। मेनली इसमें क्या है? स्किल्ड मैन पावर को क्रिएट करना, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मेन मिनिस्ट्री है इसको चलाने वाली, ठीक है। और इसमें जो जिनको स्किल देंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ITI और डिप्लोमा, ITI और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग में ITI या डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो हायर क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स हैं, हायर जो क्वालिफाइड हैं वो इसमें क्वालिफाइड नहीं है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। याद रखना, जो हाईली क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स है जैसे कि जिन्होंने बीटेक वगैरह का रखा है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और 100% सेंट्रली फंडेड है। ये क्या है? 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है। उसके अलावा जो ट्रेनीज़ हैं उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, ठीक है। रेजिडेंशियल जो भी है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और मेनली इसमें याद रखना 600 आवर्स का मतलब मेन ट्रेनिंग दी जाती है। मेनली 600 आवर्स मतलब 90 डेज तक, ठीक है। मेनली 90 डेज या फिर बोलो 600 आवर्स तक उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और रेजिडेंशियल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वहाँ उनको रखा जाता है फ्री में, ठीक है। और 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले इसमें एलिजिबल नहीं है, केवल वही एलिजिबल हैं जिनके पास ITI या डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 59 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इतनी बार ये क्वेश्चन करवा लिया है, ठीक है। पर देखते हैं। फर्स्ट है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कौन कौन से बने हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA। तो EPCA तो बना है बिल्कुल इसके अंडर। सेकंड है NTCA, कल ही बताया था, अगर जिसने कल का लेक्चर देखा होगा। NTCA किसके अंडर बना है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। तो सेकंड नहीं है, और सेकंड नहीं है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है B। मैंने बस एक चीज़ बताई थी उसमें, मतलब एक क्या, मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपको बताया था कि बहुत सारी, जैसे कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, हेड कौन करता है इसको? PM और इसको CM, ठीक है। और इसमें क्या बताया था? सेंट्रल जू अथॉरिटी। इसमें क्या बताया था? NTCA। और क्या बताया था? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये सारी किसके अंडर बनती हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनती हैं। और भी बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर और भी बहुत सारे एरियाज़ कवर होते हैं, जैसे कि कम्युनिटी रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व। तो ये सारी 5 साइट्स थी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर वो होती थी, ठीक है। और तो क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 13413। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनती है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। और नेशनल गंगा काउंसिल भी इसी के अंडर बनी है। CPCB किसके अंडर बना था? आपको बताया होगा मैंने। CPCB किसके अंडर बना था? वाटर एक्ट के अंडर। इसके अंडर बना है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के अंडर बना है, वाटर एक्ट के अंडर, ठीक है। तो वाटर एक्ट के अंडर बना है CPCB। नेशनल गंगा काउंसिल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये हो गए। और एक था इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन किसके अंडर बना था? ये क्वेश्चन भी बता चुके हैं, ये भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बना था। एक और बताया था मैंने, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किसके अंडर बना था? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंडर, ठीक है। याद रखना, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किसके अंदर बना था? इसके अंडर। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर और भी 2 चीज़ें, मतलब 2 नोटिफिकेशन, एक तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और एक कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही आई है, इनकी रेगुलेशंस के जो रूल्स हैं, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्या बोलता है? अमोनिया इज कंसिडर्ड एज मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूशन इन बोथ एयर एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो अमोनिया है वो मेन सोर्स है नाइट्रोजन पोल्यूशन का एयर में भी और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ अमोनिया? तो अमोनिया के सोर्सेज क्या क्या हैं? फर्स्ट है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, बिल्कुल। एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ होता है, और बायोमास बर्निंग में, और पेट्रोल कार्स में, तो हर जगह यूज़ होता है अमोनिया का। तो आंसर आ जाता है D। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, अभी 2 मिनट पहले बताया, किसके अंडर वो होता है? क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर डिक्लेयर होता है, ठीक है। आर नोटिफाइड अंडर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज डिफाइंड एज एनी फॉरेस्टेड एरिया विच कंसिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ओनली, कि जिसमें केवल और केवल क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं।
तो ये केवल और केवल ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे केवल और केवल क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो होती हैं, तो ये तो नहीं है। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाइज क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को कौन आइडेंटिफाई करता है? तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है। कौन सी करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है। और ये किसके अंडर बनता है? फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंडर। इसका दूसरा नाम क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है, एसटी एक्ट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखना इस एक्ट के अंडर ये बना है, मिनिस्ट्री ये है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। जब ये क्वेश्चन पहले आया क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का, तो उसके सेकंड स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट दे रखी थी कि पीवीटीजीज के लिए हैबिटेट कौन डिटरमाइन करता है, पीवीटीजीज के लिए हैबिटेट कौन प्रोवाइड करता है? तो पीवीटीजीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स था उसका आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो ये है इसका। तो विच आर दी फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, कौन सी सही नहीं है? तो दोनों ही सही नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? सी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 3 क्वेश्चन क्या बोलता है? 63 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 आर फ्रेम्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। नॉइज पोल्यूशन के जो रूल्स हैं वो किसके इसके अंडर बने हैं? तो याद रखना नॉइज पोल्यूशन रूल्स भी किसके अंडर बने हैं? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बने हैं, ठीक है। किसके अंडर बने हैं? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बने हैं। अभी आपने ऊपर देखा होगा कितनी सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर थी, उसमें नॉइज पोल्यूशन को भी लिख लेना, ठीक है। तो ये भी इसी के अंडर है। सेकंड है कि तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, इसका मतलब सेकंड सही है। इन इंडिया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू ले डाउन द परमिसिबल नॉइज लेवल। तो सीपीसीबी ही मेनली परमिसिबल वो करती है कि कितना वो होना चाहिए लेवल हमारे नॉइज का, ठीक है। और सीपीसीबी किसके अंडर बनी थी? वाटर एक्ट के अंडर। सीपीसीबी किसके अंडर बनी थी? वाटर एक्ट के अंदर। थर्ड है इंडस्ट्रियल एरियाज, इन इंडस्ट्रियल एरियाज द परमिसेबल नॉइस लेवल इज 150 डेसिबल फॉर डे टाइम। 150 डेसिबल तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है, दिन हो रात तो किसी चीज़ के लिए भी इतना वो नहीं है, या अलग अलग उसके लिए अलग अलग है, लेकिन 150 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, आंसर आ जाता है ए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात कर लो, आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात कर लो, तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में अगर मैक्सिमम डे टाइम की बात करो तो 75 डेसिबल है, और अगर नाइट टाइम की बात करो तो 70 डेसिबल है, ठीक है। अगर आप कमर्शियल एरियाज़ की बात करते हो, कमर्शियल एरियाज़ की बात करते हो, कमर्शियल एरियाज़ में क्या 65 डेसिबल डे टाइम पे और 55 डेसिबल रात के टाइम पे। अगर रेजिडेंशियल एरियाज़ की बात करो, अगर बाई चांस आपको बोल दे कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में कितना लेवल है, रेजिडेंशियल एरियाज़ में 55 डेसिबल है मैक्सिमम, मतलब डे टाइम पे, और 45 डेसिबल है नाइट टाइम पे। अगर साइलेंट जोन की बात करें तो आपको पता ही है साइलेंट जोन में मेनली 100 मीटर के अंदर जो कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल कोर्ट्स है वहाँ पे सायरन फ्री जोन या साइलेंट जोन होता है मेनली, मतलब वहाँ पे भी मतलब साइलेंट जोन में क्या होता है 50 डेसिबल डे टाइम पे और 40 डेसिबल नाइट टाइम पे परमिसिबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और चीज़ याद रखना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि एक वो है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इसी के अंडर चल रहा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर। और मेनली इसके अंडर 4 पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाता है, PM2.5, PM10 और NO2 और SO2, ठीक है। इन 4 पोल्यूटेंट्स को इसके अंडर मेजर किया जाता है। और CPCB के मेन हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ बहुत ही अच्छे से। अगर आप इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ में यहाँ तक आ गए हो तो आपको ये सारी चीज़ें रटी गई होंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक आधी चीज़ें बस बढ़ाती जाती हूँ हर एक अगले में, ताकि आपको पीछे वाला भी रिवाइज हो जाए और नेक्स्ट भी 1-2 चीज़ें और पता चल जाए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी यारकोव्स्की इफेक्ट किससे रिलेटेड है? यारकोव्स्की इफेक्ट किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखना ये किससे रिलेटेड है? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। जब भी कोई सनलाइट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट का एक फोर्स एक्सर्ट होती है उस पे, ठीक है। तो उसके लिए ये तो अभी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी एक है एपोफिस एक एस्टेरॉयड है जो 2068 में इंडिया के बोल रही हूँ सॉरी, अर्थ के क्लोज से गुजरेगा, अर्थ के पास से गुजरेगा, और शायद वो हिट भी कर सकता है इसी मतलब यारकोव्स्की इफेक्ट के कारण अर्थ को, क्योंकि पास आएगा तो सन के उसके कारण फोर्स लग सकती है और वो अर्थ से टकरा सकता है, ठीक है। तो एपोफिस क्या है? एक एस्टेरॉयड है, ठीक है, एस्टेरॉयड है, एक चीज़ याद रखना। तो या आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। द टर्म TX2 टाइगर डबल करने इज समटाइम सीन इन न्यूज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। टाइगर की पॉपुलेशन डबल करने के लिए है ये, किसकी पॉपुलेशन डबल करने के लिए? टाइगर की पॉपुलेशन। और TX2 इन समटाइम्स न्यूज़
तो आंसर क्या आ गया बी, डबल दी पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स बाय 2022। और 2022 में हमें किस लेवल के मतलब 2022 तक डबल करने हैं, ऑफ 2010 लेवल, 2010 में जितने थे उनका डबल करना है हमें 2022 तक, ठीक है। तो और ये TX2 जो है मेनली कहाँ पे किसने लॉन्च की थी, WWF ने लॉन्च की थी, कहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग जो समिट हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग जो टाइगर समिट हुई थी उसमें, ठीक है। जितनी भी 13 टाइगर रेंज कंट्री थी उन्होंने कमिट किया था कि वो डबल कर लेंगी। अभी क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो इंडिया में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उसको TX2 का अवार्ड मिला है, क्योंकि उसको TX2 का अवार्ड मिला क्योंकि उसने 2014 से लेके 18 में अपने टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर ली है, ठीक है, अपने टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर लिया। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ में मेन है ये। तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, सुन लेना और लिख लेना, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट में लिखूंगी। सबसे पहले देखो, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया और इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये सारे किस में आते हैं, 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने किया कि हम डबल करेंगे, तो वही है, उसी के लिए TX2 इनिशिएटिव, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। ऑपरेशन थंडर के बारे में बात करनी है, ऑपरेशन थंडर के बारे में बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेशन थंडर जो न्यूज़ में है वो क्या है, ठीक है, क्या है, तो सबसे पहले याद रखना, मल्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन कंडक्टेड अगेंस्ट इन्वायरमेंटल क्राइम्स। इन्वायरमेंटल क्राइम्स के अगेंस्ट जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन थंडर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन थंडर बोलते हैं उसको। और किस किस ने लॉन्च किया है इसको किस किस ने लॉन्च किया है, तो ऑपरेशन थंडर को किया है इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया है, ठीक है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, और इसका जो पहला सबसे पहले ये 2017 से ये चल रहा है, ठीक है। और अभी 2020 में इसका 4th मतलब एडिशन है, ठीक है, 4th एडिशन है 2020 का ऑपरेशन थंडर का, ठीक है। तो इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसको करती हैं। अभी क्या है, अभी क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि इंडिया ने इंडियन कस्टम्स ने और इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो भी ये हैं, इन्होंने मिलके, इंडिया प्लस दिस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके 18 टन या 18 कुछ देख लेना कितना, रेड सैंडलवुड को अभी पकड़ा इन्होंने, ठीक है, जो कि मेनली डेस्टाइंड था UAE के लिए, ठीक है। तो वो पकड़ा है इन सब ने मिलके, इसलिए ये थोड़ा न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इसका आंसर C। अगर हम अभी और कुछ बात करें कि इंटरपोल और WCO के बारे में ये क्या क्या है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल कब बनी, 1923 में बनी, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके, हेडक्वार्टर्स हैं लियोन फ्रांस में, कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स, लियोन फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। उसके अलावा ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या है, इंटर गवर्नमेंटल भी है, क्या है, इंटर गवर्नमेंटल भी है। इसके अलावा मेनली UN को इसका ऑब्जर्वर स्टेटस, UN को क्या मिला है इसका ऑब्जर्वर स्टेटस भी इसको मिला हुआ है UN का। कितने मेंबर्स हैं, 194 मेंबर्स हैं, ठीक है। क्या इंडिया याद रखना इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, वैसे मेंबर है लेकिन इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है इसका, ठीक है। मेनली किस पे काम करता है, ये मेनली फोकस करता है वल्नरेबल स्पीसीज़ पे, वल्नरेबल स्पीसीज़ पे मेनली फोकस करता है, जो साइट्स के अंडर प्रोटेक्टेड होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में, ठीक है। और बेल्जियम कहाँ है, यूरोप में, ठीक है। और ये बना कब था, 1952 में बना था। इसमें मेंबर्स कितने हैं, 183 मेंबर्स हैं, ठीक है। क्या इंडिया मेंबर है, यस इंडिया इसका भी मेंबर है, और लेकिन फाउंडिंग मेंबर इसका भी नहीं है, नॉट फाउंडिंग मेंबर, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है, नॉट फाउंडिंग मेंबर, इसका भी फाउंडिंग मेंबर इंडिया नहीं है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट्री एंड क्राइम में इंडिया की जो रैंक है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट्री एंड क्राइम में इंडिया की रैंक कितनी होगी, इंडिया की रैंक है 4th लार्जेस्ट, इतनी है, 4th लार्जेस्ट है इंडिया की रैंक। देखो ऑपरेशन मतलब थंडर नाम से और भी ऑपरेशन चले हुए हैं, और भी ऑपरेशन चले थे, जैसे कि सबसे पहले आता है ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, ठीक है, 2018 में चला था ये भी इंटरपोल, ये मतलब जितने भी थंडर वाले हैं ये इंटरपोल ही चलाती है। 2018 में चला था, मेनली जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ, टारगेटेड पीपल के अगेंस्ट था ये, ठीक है। उसके बाद आया मतलब ऑपरेशन थंडरबोल आया, ऑपरेशन थंडरबोल आया। थंडरबोल मेनली वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट था, ये पर्टिकुलर पर्सन्स के अगेंस्ट था,
ठीक है। उसके बाद आया थंडर बर्ड, थंडर बर्ड, ठीक है। थंडर बर्ड मल्टीनेशनल मल्टी स्पीसीज इन्फोर्समेंट ऑपरेशन था, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज के लिए था। थंडर बर्ड ये मत याद रखना केवल बर्ड्स के लिए था, ये मल्टीनेशनल मल्टी स्पीसीज इन्फोर्समेंट ऑपरेशन था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, जितने भी हमारे ऑपरेशंस थे इनके अंडर। सबसे पहले देखो इंटरपोल, इंटरपोल कब बनी, 1923 में बन गई थी, हेडक्वार्टर्स फ्रांस में है इसके, ठीक है। यूएन में इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ, 194 मेंबर्स हैं, इंडिया मेंबर है लेकिन फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ठीक है। और मेनली साइट्स में जो वनरेबल स्पीसीज हैं उन पे इनका फोकस है। फिर आ जाती है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बेल्जियम में हेडक्वार्टर्स है, 1952 में बनी है ये, 183 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया भी मेंबर है लेकिन फाउंडिंग मेंबर नहीं है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री एंड क्राइम में इंडिया की रैंक 4th लार्जेस्ट है। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म जो था वो मेनली पर्टिकुलर पर्सन्स के खिलाफ था, जो थंडर बोल था वो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के खिलाफ था, और ऑपरेशन थंडर बर्ड जो था वो मल्टी नेशनल मल्टी स्पीसीज के अगेंस्ट था। और ये सारे ही किसके हैं, ये सारे किसके थे, ये सारे ही किसके थे, इंटरपोल के, सारे किसके ऑपरेशन थे, मेनली इंटरपोल के। और जो ये ऑपरेशन थंडर है ये 2020 में लॉन्च किया गया, इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीसीज प्लांट मेंशन्ड इन शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 के प्लांट्स मैं बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ कौन कौन से हैं, ब्लू वंडा भी है, पिचर प्लांट भी है, और लेडीज स्लीपर ऑर्चर्ड भी है। लेंटाना नहीं है, लेंटाना कल ही बताया था, लेंटाना क्या एक इन्वेजिव स्पीसीज है, एक इन्वेजिव स्पीसीज है, ठीक है। और शेड्यूल 6 में कौन से प्लांट आते हैं, शेड्यूल 6 में कौन से प्लांट आते हैं, जो प्लांट लगाने प्रोहिबिटेड होते हैं, मेनली क्या होते हैं, जो प्रोहिबिटेड होते हैं, जिनको हम नहीं लगा सकते। हाँ, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से आप पूछ के लगा सकते हो, ठीक है। इसको लाइसेंस चाहिए आपको, इनको लगाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, तभी आप लगा सकते हो, नहीं तो इनका जो कल्टीवेशन है वो प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 6 के अंडर वही आते हैं। अब आप बोलोगे 1 2 देखो, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के अंडर मैक्सिमम प्रोटेक्शन होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, और पेनल्टी भी सबसे ज़्यादा होती है। शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 के अंडर प्रोटेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे पेनल्टी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। शेड्यूल 5 में वो वाले एनिमल्स आते हैं जो वर्मिन स्पीसीज होते हैं, मेनली जिनको हंट किया जा सकता है। और 6 में कौन से आते हैं, ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आगे हमारे, तो ये लेंटाना किस में आता है, इन्वेजिव स्पीसीज में, ये इंसेक्टिवोरस मेनली या फिर वैसा प्लांट नहीं है जो शेड्यूल 6 में आए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, क्या बोलता है, आरटी लैंप और आरटी पीसीआर, ये क्वेश्चन पहले भी करंट अफेयर्स में हमारा हो चुका है, ठीक है। आ जाते हैं, क्या बोलता है, आरटी लैंप प्रोवाइड्स डायग्नोसिस टेस्ट रिजल्ट इन ए शॉर्टर टाइम देन आरटी पीसीआर। मेनली जो आरटी लैंप है वो डायग्नोसिस टेस्ट जल्दी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल। सेकंड है, आरटी लैंप इज कॉस्टलियर, देखो कॉस्टली नहीं है, ये क्या है, चीप भी है, याद रखना। एंड रिक्वायर्स ए रिलेटिवली हाई एंड लैब देन, नहीं इसमें इतनी बड़ी लैब की जरूरत नहीं होती, और लेस स्किल की भी जरूरत होती है, लेस स्किल की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट करेक्ट है, आंसर आ गया ए, ठीक है। आरटी लैंप बहुत ही सस्ता है, स्किल बहुत कम चाहिए, इतनी बड़ी लैब नहीं चाहिए, तो आरटी पीसीआर से ये सारा ही अच्छा है, तो इसलिए आजकल आरटी पीसीआर की जगह आरटी लैंप का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, ट्रिस्टा दा कूना आइलैंड, Trista da Cunha Island, which is home to world's most remote human settlement, recently declared as largest fully protected marine reserve, lies in which of the following ocean। तो ट्रिस्टा डी कुन्हा कौन से उसमें है, तो याद रखना ये कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में है, ठीक है, अटलांटिक ओशन में। और वहीं पे क्या है, सेंट हेलेना भी है, एक सेंट हेलेना भी आइलैंड है वहीं पे, ठीक है, सेंट हेलेना आइलैंड वहीं पे है। और एक और याद रखना, यहाँ पे एक ब्लू बेल्ट प्रोग्राम, ब्लू बेल्ट प्रोग्राम के बारे में याद रखना, न्यूज़ में ये इसीलिए, ब्लू बेल्ट प्रोग्राम कहाँ का है, ब्लू बेल्ट प्रोग्राम है यूके का, ठीक है, ब्लू बेल्ट प्रोग्राम है यूके का। मेनली इसमें जो भी यूके की ओवरसीज टेरिटरीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, उनको मतलब प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो अभी 2017 में क्या हुआ था कि मेनली ये जो है ट्रिस्टा डा कूना, इसको भी प्रोटेक्ट करने की बात, मतलब ये जो ब्लू बेल्ट प्रोग्राम है 2017 में आया था, और अभी जो मेन बात चल रही है ट्रिस्टा डी कूना को इसके अंडर डालने की बात चल रही है, उसके अंडर प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद ये वहाँ की सबसे बड़ी नो टेक जोन टेरिटरी हो जाएगी यूके की, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में है, यूके का एक प्रोग्राम है ब्लू बेल्ट प्रोग्राम, जिसके कारण ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। वो अपनी ओवरसीज टेरिटरी को ब्लू बेल्ट प्रोग्राम के अंडर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, टाइग्रे कन्फ्लिक्ट के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, टाइग्रे कन्फ्लिक्ट के बारे में बताना है, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो किस कंट्री में, तो आप सभी को ही पता होगा, नहीं पता ना तो चप्पल उठाओ और मुंह पे मारो अपने, ठीक है। टाइग्रे कन्फ्लिक्ट कहाँ पे हुई है, इथोपिया में हुई है, ठीक है। और इथोपिया कौन सी कंट्रीज़ में आता है, इथोपिया आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, कहाँ पे आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और कौन सी कंट्रीज़ है, जिबूती,
इरिट्रिया और सोमालिया। ठीक है, ये 3 कंट्रीज़ हैं। और क्या इथोपिया क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ है, लैंड लॉक्ड है कंट्री। ठीक है, याद रखना ये क्या लैंड लॉक्ड है। तो अगर इथोपिया लैंड लॉक्ड है तो इसको कौन सी कंट्रीज सराउंड करती हैं, तो याद रखना सूडान, साउथ सूडान, केन्या, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये कंट्रीज इसको सराउंड करती हैं। ठीक है, याद रखना इसके मैं कुछ सिटीज़ के एक नोट्स में लिखवा देती हूँ। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ठीक है, जिसकी नाम शायद आ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ हैं। देखो ये मेरे को इतना अच्छा मैप नहीं आता है बनाना, सो बियर विद दैट। ये मान लो कि ये इथोपिया है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये मान लो कि टाइग्रे रीजन है। ये सारा क्या है, टाइग्रे रीजन है। ये कौन सा रीजन है, टाइग्रे रीजन है, और ये है मेनली इथोपिया। ठीक है, तो एक सिटी है यहाँ पे जिसको बोलते हैं ओरोमिया। क्या है, ओरोमिया। ठीक है, और यहाँ पे है एडिस अबाडा। एडिस अबाडा क्या है, इसकी कैपिटल है एडिस अबाडा। ठीक है, उसके अलावा एक सिटी यहाँ पे है, बहुत फेमस है ये, क्या नाम है इसका, एलामाटा। एलामाटा, ठीक है, क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी इसलिए न्यूज़ में आई थी ये सिटीज़। इसके अलावा यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है अहमारा। अहमारा। यहाँ पे एक सिटीज़ है जिसका नाम है हुमेरा। हुमेरा। उसके बाद यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है मेकेले। मेकेले। ठीक है, और इसके बाहर तो आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या है, इरिट्रिया कंट्री है, और इरिट्रिया कंट्री में क्या है, उसकी कैपिटल है इरिट्रिया की, तो वहाँ पे अस्मारा। अस्मारा इरिट्रिया की कैपिटल है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। हाँ, यहीं पे कहाँ पे, इसमें इरिट्रिया में एक और कंट्री का नाम है असाब। याद रखना यहाँ पे असाब एक सिटी है जो इरिट्रिया में है। ठीक है, तो ये देखो कौन कौन सी सिटीज़ कहाँ पे हैं। सबसे पहले हुमेरा, ठीक है, यहाँ पे है, और अस्मारा यहाँ पे है, अलामाटा यहाँ पे है, ये है टाइग्रे रीजन, ये टोटल है टाइग्रे रीजन। ये एडिस अबाडा जो इसकी कैपिटल है इथोपिया की, ये है ओरोमिया। यहाँ पे अस्मारा, असाब, मेकेले। ठीक है, तो ये सारी सिटीज़ के नाम, जो असाब और जो ये अस्मारा हैं, ये कहाँ पे हैं, इरिट्रिया में। कहाँ पे है, इरिट्रिया में। याद रखना इसको, ठीक है, क्योंकि मैप के क्वेश्चंस आएंगे अब की बार बहुत टफ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्या बोलता है, ओशन एसिडिफिकेशन इट रेफर्स टू इंक्रीज इन पीएच। देखो एसिड जब बनता है ना तो पीएच कम हो जाता है, पीएच कम हो जाता है तब क्या हो जाता है, एसिड बनता है। ठीक है, याद रखना, तो इंक्रीज इन पीएच नहीं होगा, क्या होगा, डिक्रीज इन पीएच वैल्यू जब होगा तब होगा ओशन एसिडिफिकेशन। ठीक है, सेकंड है इट लीड्स टू डिक्रीज इन कार्बोनेट आयंस कंटेंट ऑफ द ओशन। इससे क्या हो जाता है, कार्बोनेट आयंस के कंटेंट कम हो जाता है। यस, कार्बोनेट आयन का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है क्योंकि H+ आयन बढ़ जाता है वहाँ पे। H+ आयन वहाँ पे बढ़ जाएगा। देखो जितना H+ आयन बढ़ेगा उतना ही pH कम होगा और उतनी ही एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, उतनी ही एसिडिटी बढ़ेगी, तो कार्बोनेट का जो वो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और अगर एक और एसिडिफिकेशन के बारे में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, एसिडिफिकेशन के बारे में, अगर ओशंस में एसिडिफिकेशन बढ़ जाती है, ओशन एसिडिफिकेशन अगर इंक्रीज हो जाती है, तो जो कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ है, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, शैलोअर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो शैलोअर हो जाएगी। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ये कंसेप्ट भी याद रखना। तो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्या बोलता है, बायो रेमिडिएशन टेक्निक के बारे में बताना है। बायो रेमिडिएशन टेक्निक, और दूसरी चीज़ ex-situ होनी चाहिए। ex-situ मतलब साइट्स से बाहर जाके हमें वो चीज़ करनी है, वहीं पे रह के नहीं करनी है। ठीक है, तो याद रखना 3 हैं जो ex-situ में आती है। ठीक है, एक तो है लैंड फार्मिंग ex-situ में आती है, एक बायो पाइल्स ex-situ में आती है, और एक बायो रिएक्टर, और एक क्या आते हैं, बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर ये किस में आते हैं, ex-situ में आते हैं। तो 2 और 4 ओनली, 2 और 4 ओनली किस में आते हैं, ex-situ में आते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ये बायो पाइल्स और लैंड फार्मिंग किसके अंडर आते हैं, ex-situ बायो रेमिडिएशन टेक्निक के अंडर आते हैं। बायो स्पारिंग, बायो वेंटिंग, ठीक है, बायो स्पारिंग, बायो वेंटिंग और बायो स्लर्पिंग, बायो स्लर्पिंग और बायो ऑगमेंटेशन, बायो ऑगमेंटेशन ये किसके अंडर आते हैं, ये सारे इन situ के अंडर आते हैं। ये सारे इन situ के अंडर आते हैं। जो सही सही नाम है बायो पाइल्स, लैंड फार्मिंग थोड़े से सिंपल नाम है, वो किसके अंडर आते हैं, ex-situ के अंडर आते हैं। ठीक है, रट लेना इसको। ठीक है, ये सारी बायो रेमिडिएशन की टेक्निक्स हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्या बोलता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, तो ग्लोबल इसको रिलीज़ करता है जर्मन वॉच। कौन रिलीज़ करता है, जर्मन वॉच इसको रिलीज़ करता है। ठीक है, जर्मन वॉच एक और उसको रिलीज़ करता है, किसको, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को भी मतलब रिलीज़ करता है ये। और ये क्या है, जर्मन वॉच एक NGO, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और कहाँ पे बनी है ये, बॉन जर्मनी में बनी है। ठीक है, बॉन जर्मनी में। और
और तो आपको क्या ही बताऊँ इसके बारे में। आईपीसीसी के बारे में अगर आप जानो, ठीक है, आईपीसीसी कब बनी, 1988 में बनी है ये आईपीसीसी, ठीक है। किसने बनाई, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूएनईपी ने मिलकर बनाई, ठीक है। उसके अलावा मेंबरशिप किसकी है, जो भी WMO और यूएनईपी के मेंबर होंगे वो सारे इसके भी मेंबर होंगे, ठीक है। मेनली किसको सपोर्ट करती है, UNFCCC को भी ये सपोर्ट करती है। मेनली साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करती है सब गवर्नमेंट्स को, ताकि वो क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसी मतलब डेवलप कर सकें, ठीक है। याद रखना हर फ्यू ईयर्स में लगभग 6-7 साल में ये असेसमेंट रिपोर्ट निकालती है, और अभी रिसेंटली इसकी 5th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, ठीक है। याद रखना अभी इसकी 5th असेसमेंट रिपोर्ट आई है। तो ये हो गया हमारा आईपीसीसी के बारे में। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हो गया हमारा जर्मन वॉच के बारे में। यूएनईपी भी ऐसा ही वो निकालता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक यूएनईपी का है। तो हो गए हमारा आंसर सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। इंडियन ओशन कमीशन के बारे में बताना है, ठीक है। इंडियन ओशन कमीशन के बारे में फर्स्ट है, इंडियन ओशन कमीशन इज ओनली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन अफ्रीका कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली ऑफ आइलैंड। बिल्कुल, ये केवल और केवल आइलैंड्स की बनी हुई है। सेकंड है, इट एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल टाइज बिटवीन इट्स मेंबर। इसका जो मेन है वो सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल टाइज को वो करना है, बनाना है। इसका जो मेन टारगेट है, क्या ये वही है? तो ये मेन किसके लिए बनी है, ये मेन बनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के लिए, ठीक है। थर्ड है, इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड द ऑब्जर्वर नेशन स्टेटस। बिल्कुल, अभी रिसेंटली इंडिया को ऑब्जर्वर नेशन स्टेटस मिला है, तो आंसर आ जाता है सी, ठीक है। और किस एक डिक्लेरेशन हुआ था 1982 में, 1982 में एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसको बोलते हैं पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन। पोर्ट लुइस डिक्लेरेशन 1982 में हुआ था, उसके अंडर ये बनी है। और इसके अलावा एक और फेमस एग्रीमेंट भी हुआ था, विक्टोरिया एग्रीमेंट 1984 में, ठीक है, जब ये फोर्स में आई, ठीक है। एस्टेब्लिश मेनली इसी के कारण हुई थी। मेनली 5 आइलैंड्स, आपको पता ही होगा कि वहाँ पे 5 आइलैंड्स की ये बनी है इंडियन ओशन कमीशन। कौन से 5 आइलैंड्स हैं? सबसे पहले आता है कोमोरोस, रीयूनियन, मेडागास्कर, मालदीव्स बोली, मॉरिशस, मालदीव्स नहीं है इसमें, ठीक है, मॉरिशस और सेचेल्स, ठीक है, सेचेल्स। और अभी बोला है कि इंडिया को इसमें रिसेंटली ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, तो किसी और को भी मिला हुआ है, यस, और को भी मिला हुआ है। यूरोपियन यूनियन को मिला हुआ है, माल्टा को मिला हुआ है, फ्रांस की जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिला हुआ है, जापान को मिला हुआ है, UN को मिला हुआ है, और इंडिया को तो अभी मिला ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, इसके बारे में, इंडियन ओशन कमीशन के बारे में। और एक और चीज़ याद रखना, एक और प्रोग्राम चल रहा है। कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? एक और प्रोग्राम है MASE प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है? MASE प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है? ये यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोग्राम है, यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोग्राम है ये। मेनली मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है, इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीकन एंड इंडियन ओशन, ठीक है। कब बना था ये? चला था 2012 में बना था। और इसके अंडर ही इस वर्ल्ड जो ये है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके अंडर ही जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है उसको सेटअप करने के लिए भी एक वो बना था। वेस्टर्न इंडियन ओशन को सेटअप करने के लिए भी इसी के अंडर एक मैकेनिज्म बना था। इसके 2 रीजनल सेंटर हैं, याद रखना, इसके 2 रीजनल सेंटर हैं। एक तो है रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जो कि है मेडागास्कर में, और एक है रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर। ये कहाँ पे है? ये है हमारा सेचेल्स में। ये कहाँ पे है? सेचेल्स में, ठीक है। तो ये हमारे 2 रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। और यहीं पे जहाँ पे मान लो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे ये आइलैंड्स है, इसके बीच में यहाँ से एक चैनल जाता है जिसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। क्या हो जाता है वहाँ पे? मोजाम्बिक चैनल यहाँ से पास होता है, ठीक है। और एक और मैंने बताया ही था कि इंडियन नेवी का भी एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन, जो कि 2018 में सेटअप किया गया था, मेनली इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए, टू मॉनिटर मैरीटाइम मूवमेंट्स इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो ये इंडियन फ्यूजन सेंटर मेनली इसके वो कहाँ पे हैं? मतलब गुड़गांव में, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, एक प्रोग्राम था, यूई फंडेड था, वहाँ के लिए था, ठीक है। तो 74 क्वेश्चन हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्या बोलता है? यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में बता रहा है
It aims to assess the anthropogenic impact on biosphere while ensuring a basic human livable environment. तो बिल्कुल ये एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट को भी असेस करता है. सेकंड है द लीमा एक्शन प्लान कंटेन्स ए कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ एक्शंस एम्ड एट इंश्योरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. लीमा एक्शन प्लान में भी कॉम्प्रिहेंसिव एक्शंस के बारे में बताया गया है कि मैन एंड बायोस्फीयर स्ट्रेटजी को आपको कैसे अडॉप्ट करना है. बिल्कुल. और लीमा एक्शन प्लान कब वो हुआ था? 2016 से 25 के बीच में वो हुआ था. ठीक है, याद रखना इसको. और एक और चीज़ याद रखना, ये तो था किसके लिए? मैन एंड बायोस्फीयर के लिए लीमा एक्शन प्लान. ठीक है, एक और आया था, ये हो गए दोनों स्टेटमेंट सही, आंसर आ गया सी. एक और आया था 2014 में लीमा पे ही, लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर. लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर आया था 2014 में, मतलब लीमा एक्शन प्लान से पहले ही आ गया था. ठीक है, जेंडर के लिए बना था, उसको बनते हैं लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर. ठीक है, मेनली जेंडर बैलेंस को एडवांस करने के लिए और जो भी जेंडर कंसिडरेशंस हैं या फिर क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए आया था मेनली. इसको और क्या कहा जाता है? जेंडर एक्शन प्लान भी बोला जाता है इसको, जेंडर एक्शन प्लान भी इसको बोला जाता है. तो ये भी लीमा के नाम पे था, इसलिए मैंने करा दिया. ठीक है, लीमा के नाम से ये दो हैं, एक तो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के लिए और एक लीमा किसके लिए है? जेंडर के लिए. ठीक है, थोड़ा सा माइंड में याद रख लेना, बाई चांस आ जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन रेमिडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल. कंटामिनेटेड सॉइल के रेमिडिएशन के लिए क्या क्या यूज़ हम कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले है जियोलाइट्स यूज़ कर सकते हैं, बायोचार यूज़ कर सकते हैं, और जो ये है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल इसको यूज़ नहीं कर सकते, और एल्यूमिनियम पिलर्ड क्ले को भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो याद रखना इसको हम पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल को हम यूज़ नहीं कर सकते. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे. कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करनी है. ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल कैपेसिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू मीट द इनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. बिल्कुल. और सेकंड है द ट्रस्ट फंड फॉर CBIT इज एडमिनिस्टर्ड बाय ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी. कौन करता है इसको एडमिनिस्टर? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसको एडमिनिस्टर करता है. ये भी बिल्कुल सही है. ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी किस किस को करता है एक बार अच्छे से देख लेना. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. और CBIT मेनली कब निकला है? मेनली 2015 में, जो पेरिस एग्रीमेंट से ये निकला है. किससे निकला? पेरिस एग्रीमेंट से निकला CBIT, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, याद रखना इसको. आ जाते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ गया सी. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे. हु अमंग द फॉलोइंग राइट्स आर गिवन टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स अंडर ST अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट. मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर कौन से राइट प्रोवाइड किए जाते हैं ST पीपल को. ठीक है, ST पीपल को. तो पहला है राइट टू होल्ड एंड लिव इन फॉरेस्ट लैंड अंडर इंडिविजुअल और कॉमन ऑक्यूपेशन. राइट ऑफ ओनरशिप एक्सेस टू कलेक्ट यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. बिल्कुल. एंड राइट ऑफ एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. तो ये सारे ही राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको इसके अंडर. ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे. क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 79? बोन कन्वेंशन के बारे में बताना है. फर्स्ट राइट इज ओनली ग्लोबल कन्वेंशन स्पेशलाइज्ड इन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज. बोन कन्वेंशन का दूसरा नाम ही है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज. तो बिल्कुल सही है. सेकंड है इट इज़ इन्वायरमेंटल ट्रीटी अंडर द एजीज ऑफ UNEP. मैंने बताया भी हुआ है कि ये किसके अंडर है? UNEP के अंडर है. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है. इसका आंसर हो गया हमारा सी. कब अडॉप्ट किया गया था? कई बार बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ. 1979 में अडॉप्ट किया गया था. फोर्स में कब आया? 1983 में फोर्स में आया. ठीक है, और मेनली दो अपेंडिक्स में मेनली ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है. अपेंडिक्स 1 में आता है इंडेंजर्ड स्पीसीज. ठीक है, और अपेंडिक्स 2 में आती हैं जिनको मेनली कंजर्वेशन चाहिए वो स्पीसीज. ठीक है, और आपको पता है मैंने एक और चीज़ बताई थी कि इंडिया ने नॉन लीगली बाइंडिंग MOU साइन किया है. अगर आप ये लेक्चर अच्छे से देख रहे हो तो आपको याद होगा इंडिया क्या है? नॉन लीगली बाइंडिंग MOU साइन किया है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ के साथ. कौन सी स्पीसीज़ के लिए? एक तो साइबेरियन क्रेन, एक ड्यूगोंग, एक रैप्टर्स और एक मैराइन टर्टल्स. इन सब के लिए क्या है? नॉन लीगली बाइंडिंग MOU साइन किया है इंडिया ने CMS के साथ मिलके. ठीक है, तो एक तो ये हो गया. इसी के अंडर एक आता है एस्कोबेंस. ठीक है, BANS, मतलब एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल क्रस्टेशियन ऑफ, मतलब मेनली बाल्टिक
अटलांटिक, इरिश और नॉर्थ सी में जो भी क्रस्टेशियन स्पीसीज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए था। एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल क्रस्टेशियन ऑफ बाल्टिक, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, इरिश एंड नॉर्थ सीज। ठीक है, कब आया था ये फोर्स में? 2004 में आया था फोर्स में। ठीक है, किसके अंडर है? ये बोन कन्वेंशन के अंडर ही बना है। ठीक है, ये बोन कन्वेंशन के अंडर ही बना है। ठीक है, ये भी। और क्या इंडिया पार्टी है एस्कोबेंस की? याद रखना, इंडिया एस्कोबेंस की पार्टी नहीं है। ठीक है, इंडिया एस्कोबेंस की में पार्टी नहीं है। ठीक है, और अगर आपको बोन कन्वेंशन के बारे में बताऊं तो सबसे ज़्यादा मेंबर्स बोन कन्वेंशन में कहाँ से हैं? अफ्रीका से सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं। उसके बाद कहाँ से हैं? यूरोप से मेंबर्स हैं। पार्टीज़ कितनी है? 131 पार्टीज़ हैं इससे रिलेटेड। क्या इंडिया बोन कन्वेंशन का पार्ट है? यस, इंडिया बोन कन्वेंशन का पार्ट है। कब बना था इंडिया बोन कन्वेंशन का पार्ट? 1983 में बना था। ठीक है, और इंडिया अभी 2023 तक इसका प्रेसिडेंट भी है। हाँ, एक और चीज़, 2020 में इंडिया में इसका बोन का कोप भी हुआ था। ठीक है, जिसमें हमारा मैस्कट कौन था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, यहीं पे क्या था? एक गांधीनगर डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था, गांधीनगर डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ स्पीसीज़ को अपेंडिक्स 1 के कुछ इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीसीज़ इंडिया में थी जो इसमें रिकॉग्नाइज की गई थी। ठीक है, मतलब इसमें अभी मैंने क्या बताया कि इसमें 2 अपेंडिक्स में स्पीसीज़ डाली जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, अभी बस रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, मेनली अपेंडिक्स में फर्स्ट अपेंडिक्स में टोटल इसमें फिर से बोलती हूँ, जब इंडिया में जब ये कन्वेंशन हुआ 2020 में तो टोटल 10 स्पीसीज़ को इसके दोनों अपेंडिक्स में डाला गया था। और अपेंडिक्स 1 में मेनली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है तो उसमें मेनली 7 स्पीसीज़ को डाला गया था। तो वो स्पीसीज़ एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, तो मैं उन 7 स्पीसीज़ के नाम आपको लिखवा देती हूँ जो कहाँ पे डाली गई हैं? अपेंडिक्स 1 में डाली गई हैं। ठीक है, अपेंडिक्स 1 में डाली गई हैं 2020 में जब इंडिया में इसका कोप हुआ था। ठीक है, तो कौन कौन सी स्पीसीज़ थी? एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट ये किस कैटेगरी में आता है? इंडेंजर्ड। एक था जैगुआर, जैगुआर ये किस में था? नियरली थ्रेटन्ड। और एक था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या था? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एक था बंगाल फ्लोरिकन, एक था बंगाल फ्लोरिकन, ये किस में था? थ्रेटन्ड में था। और एक था लिटिल बस्टर्ड, एक था लिटिल बस्टर्ड, ये किस में था? ये नियर थ्रेटन्ड में था। और एक था एंटीपोडियन, एंटीपोडियन एल्बेट्रोस, एल्बेट्रोस ये किसके अंडर था? इंडेंजर्ड के अंडर था। और एक था ओशियनिक, ओशियनिक वाइट टिप शार्क, ओशियनिक वाइट टिप शार्क ये किसके अंडर था? क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे अपेंडिक्स 1 के अंडर डाले गए थे, इनको याद कर लेना। 3 बार मैं बता चुकी हूँ, इसके बाद अब आएगा तो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, और कुछ स्पीसीज़ इंडिया में भी थी जो रिकॉग्नाइज की गई। ठीक है, इंडिया में भी कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे कि माइग्रेटरी स्पीसीज़ इंडिया में, जैसे कि अमूर फाल्कन, ये अमूर फाल्कन इंडिया में पाया जाता है। इसकी कैटेगरी क्या है? लिस्ट कंसर्न में आता है। एक है बार हेडेड गीज, बार हेडेड गीज। ठीक है, बार हेडेड गीज ये भी किस में आता है? लिस्ट कंसर्न में आता है, माइग्रेटरी स्पीसीज है। ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन ये किस में आता है? ये वल्नरेबल में आता है। एक मैरीन टर्टल्स, मैरीन टर्टल्स तो बहुत सारे हैं। और ड्यूगोंग, ड्यूगोंग किस में आती है? वल्नरेबल में आती है, ये भी करवा चुकी हूँ मैं। हम्पबैक वेल्स ये भी करवा चुकी हूँ। हम्पबैक वेल्स किस में आती हैं? ये भी लिस्ट कंसर्न में आती हैं। मेनली इंडिया में जो माइग्रेटरी स्पीसीज पाई जाती हैं वो किस में है? लिस्ट कंसर्न में है। ठीक है, एक तो ड्यूगोंग वल्नरेबल है और एक ब्लैक नेक्ड जो ये है क्रेन ये वल्नरेबल है। ठीक है, इसके अलावा मैरीन टर्टल्स में बहुत सारे आते हैं, कई बार बता चुकी हूँ। ओलिव रिडले टर्टल और लोगर हेड टर्टल और लेदर बैक टर्टल ये तीनों किस में आते हैं? वल्नरेबल में आते हैं। एक है हॉक्स बैक टर्टल, ये था क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और एक था ग्रीन टर्टल, ग्रीन टर्टल क्या था? इंडेंजर्ड। ये सारे इनकी कैटेगरीज हैं। ठीक है, टर्टल्स की, मैरीन टर्टल्स की। तो ये हो जाता है हमारा जो भी चीज़ मेरे को बतानी थी आपको इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 79 हमारा टोटल कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 हमें क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क बताना है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर द सप्लाई चेन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, सप्लाई चेन वैक्सीन। तो याद रखना ये किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ठीक है, तो ये कोई WHO ने इसको लॉन्च नहीं किया, ये इंडिया का इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया है। सेकंड, इन इंडिया इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है। और मेनली ये क्या है? इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा हमारी जो इम्यूनाइजेशन की सप्लाई चेन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, तो उसको ये स्ट्रेंथन करेगा हमारी इम्यूनाइजेशन उसको। ठीक है, तो सेकंड सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स में हो चुका है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम
क्या बोलता है हमें। फर्स्ट है इट एम्स टू अचीव एटलीस्ट 20% रिडक्शन इन PM10 एंड PM2.5 कंसंट्रेशन बाय 2024 कीपिंग 2017 एज बेस ईयर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, रट लेना कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का मेन एम है कि कम से कम 20% PM10 या PM2.5 का हमें रिडक्शन करना है 2024 तक, और किस लेवल का, 2017 के लेवल का, ठीक है, क्योंकि जो हाँ ठीक है 2000 के लेवल का। और ये जो स्कीम थी ये कब आई थी, 2019 में ये स्कीम आई थी, और किसके अंडर आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आई थी। सेकंड है द प्रोग्राम इनवाइसेज एस्टेब्लिशिंग मॉनिटरिंग स्टेशन इन बोथ सिटीज़ एंड रूरल एरियाज। इसमें सिटीज़ और रूरल एरियाज दोनों में वो मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तो बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या आ गया, सी। आंसर क्या आ गया इसका, सी, मतलब हाँ ठीक है। तो ये होगा नेक्स्ट 5 ईयर में। और याद रखना इसमें मेनली ये इंडिया में पहला एफर्ट किया गया है कंट्री में जो नेशनल लेवल पे टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट जिसने रखा है एयर क्वालिटी के लिए, ठीक है, एयर क्वालिटी के लिए। और अभी 2019 में इसमें टोटल 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ भी ऐड की गई हैं। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन सी होती हैं, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ होती हैं, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ वो होती हैं जो मेनली अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करती हैं। कि कौन से टारगेट्स को, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके टारगेट को वो मीट नहीं करती हैं, उनको बोला जाता है, ठीक है। और ये किसी एक्ट के अंडर नोटिफाई नहीं है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में, क्या बोलता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर्स आर रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, बिल्कुल रिलीज होते हैं। सेकंड है सल्फर डाइऑक्साइड इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू स्मोक, बिल्कुल। और थर्ड है क्लासिकल स्मोक मेनली। और थर्ड है लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज मेजर्ड इन सिटीज इन पार्ट ऑफ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में का ये पार्ट है, तो बिल्कुल है। और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2015 में आया था। मेनली इसमें 8 पोल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। कौन कौन से, PM2.5, PM10 और NO2, SO2, CO, PB, O3 और NH3, ये 3 इसके ये 8 इसके अंडर मेज़र किए जाते हैं। और नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंडर ये 4 किए जाते हैं। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंडर ये किए जाते हैं, ये 4। और ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम किसने शुरू किया था, CPCB ने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंडर ये 8 किए जाते हैं। 2015 में ये शुरू हुआ था, ठीक है, ये याद रखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के बारे में बताना है। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ठीक है। फर्स्ट है इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू डेवलप फॉरेस्ट रिसोर्सेज विद पीपल पार्टिसिपेशन, बिल्कुल इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डेवलप करना है पीपल पार्टिसिपेशन के साथ। और सेकंड है इट इज़ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, बिल्कुल ये नेशनल इसकी क्या है, NAEB की क्या है ये, वो फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है। तो ये उसकी फ्लैगशिप स्कीम है। और कब आई थी ये स्कीम, ये आई थी मेनली नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम मेनली 2000 में चलाया गया था। और मेनली प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो यूनिट बनाई गई है वो विलेज बनाई गई है। इसमें विलेज जो है मेनली प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की जो यूनिट बनाई गई है, ठीक है। और नेशनल जो ये था नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, ये कब बना था, ये 1992 में बना था एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि जो ये स्कीम है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ये 3 टायर इसमें सेटअप किए जाएंगे। एक तो बनाई जाएगी स्टेट फॉरेस्ट एजेंसी, इसमें बनाई जाएगी एक तो स्टेट फॉरेस्ट एजेंसी स्टेट लेवल पे, एक बनाई जाएगी फॉरेस्ट डिवीजन एजेंसी, फॉरेस्ट डिवीजन एजेंसी, ठीक है, ये डिवीजन लेवल पे। और एक बनाई जाएगी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक बनाई जाएगी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये बनाई जाएगी विलेज लेवल पे। कहाँ पे, ये बनाई जाएगी विलेज लेवल पे। और कैसी स्कीम होगी याद रखना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। कैसी स्कीम होगी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, ठीक है। तो ये हो गया। और देखो नेशनल जो एफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड 1992 में बनाया गया, ये 2 स्कीम्स को मेनली इम्प्लीमेंट करता है। एक तो हो गया नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम और एक है ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। मेनली ग्रीन इंडिया के ये इसको वो करता है इम्प्लीमेंट, और एक नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जो अभी हमने देख लिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 हमें क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन। आज ही बताया था कि किसके अंडर नोटिफाई होती है कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर होती है, ठीक है। किसके अंडर होती है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर होती है। सेकंड है नो डेवलपमेंट जोन ऑफ 100 मीटर इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑल आइलैंड्स, याद रखना हरे सब आइलैंड्स के लिए 20 मीटर का नो आइलैंड जोन वो किया गया है, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। और थर्ड क्या है,
कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स हैज़ बीन फ्रोजन एज पर 1991 डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन लेवल टू रेगुलेटरी डेवलपमेंट अलोंग कोस्ट। याद रखना, फ्लोर स्पेस इंडेक्स को क्या कर दिया गया, डिफ्रोज किया गया है। क्या किया गया है, इसको डिफ्रोज किया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, ए। आंसर क्या आ गया, ए। तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो आपको चलना पड़ेगा नोट्स पे, और इसमें काफ़ी देर लगने वाली है। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी से कि क्या क्या है। सबसे पहले 2018 में जो ये कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो ये नोटिफिकेशन आई, ठीक है, ये किस कमेटी के बेस पे आई, याद रखना, शैलेश नायक कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई। शैलेश नायक कमेटी की रिकमेंडेशन पे आई। दूसरी चीज़, हमारे जो कोस्टल रेगुलेशन जोन्स हैं उनको मेनली कोस्टल रेगुलेशन जोन में कौन कौन से आते हैं, सी, बे, इस्चुअरीज, क्रीक्स, रिवर, बैकवाटर्स, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो 1991 की नोटिफिकेशन में कोस्टल रेगुलेशन जोन को, मतलब 1991 के अंडर कोस्टल रेगुलेशन जोन को 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था। किसके अंडर, 4 जोन्स के अंडर डिवाइड कर दिया गया था। वो 4 जोन कौन कौन से हैं, सबसे पहले था कोस्टल रेगुलेशन जोन 1। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में कौन से आते थे, इको सेंसिटिव जोन आते थे। इको सेंसिटिव जोन, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं था, ठीक है, नो कंस्ट्रक्शन अलाउड, याद रखना इनको, ठीक है, नो कंस्ट्रक्शन अलाउड था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं था। फिर आ गया हमारा सेकंड कोस्टल रेगुलेशन जोन 2, उसमें क्या थे, मेनली अर्बन एरियाज थे, और उसमें कौन से थे, मेनली अर्बन एरियाज थे, क्लासीफाइज, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन केवल लैंडवर्ड साइड पे परमिटेड था, कंस्ट्रक्शन ओनली ऑन लैंडवर्ड साइड, ठीक है। और फिर आ गया हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन 3। कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 के अंडर मेनली कौन से आते थे, मेनली आते थे रूरल एरियाज, मेनली रूरल एरियाज, या जिनको अनडिस्टर्ब्ड एरियाज भी बोलते थे। यहाँ पे नो न्यू कंस्ट्रक्शन वॉज अलाउड, नो न्यू कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं था एक्सेप्ट रिपेयरिंग, ठीक है, एक्सेप्ट रिपेयरिंग, ठीक है। तो ये आ गया 3। और एक था कोस्टल रेगुलेशन जोन 4। कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 में कौन से आते थे, वाटर एरियाज आते थे, मेनली वाटर एरियाज किस किस के बीच में, एक तो लो टाइड लाइन एंड 12 नॉटिकल माइल्स सीवर्ड्स ये आते थे, ठीक है, याद रखना। लो क्या था, लो टाइड लाइन और 12 नॉटिकल माइल्स के सीवर्ड साइड में जो एरिया था उसमें आते थे वो वाटर एरियाज, ठीक है। तो ये किसके अंडर थे हमारे, ये कोस्टल रेगुलेशन जोन 1991 के अंडर 4 जोन्स को क्लासीफाई किया गया था। जब 2008 की नोटिफिकेशन आई, मतलब 18 की नोटिफिकेशन आई, तो उसमें क्या क्या वो किया गया, तो उसमें क्या क्या हमारे अमेंडमेंट किए गए, वो चीज़ याद रखना अब, ठीक है। फिर क्या, हमारी 2018 की नोटिफिकेशन आई, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए। सबसे पहले जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है उसकी जो नॉर्म्स है उसको ईज किया गया, उसकी नॉर्म्स को ईज किया गया, ठीक है। उसकी नॉर्म्स को क्या किया गया, ईज किया गया, कि क्या किया गया कि कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 वाले एरियाज़ है ना, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 वाले जो एरियाज़ हैं उनमें कंस्ट्रक्शन को अलाउड कर दिया गया, उसमें कंस्ट्रक्शन को अलाउड कर दिया गया। और कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 में कौन से एरियाज़ आते हैं, देखो अर्बन एरियाज़, कौन से एरियाज़, अर्बन एरियाज़ वाले, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया, कंस्ट्रक्शन को अलाउड कर दिया गया। तो इसमें मतलब जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है उसके जो नॉर्म्स हैं उसको ईज कर दिया गया, डी फ्रीज नहीं किया गया, मतलब फ्रीज नहीं किया गया, डी फ्रीज कर दिया गया, ठीक है। सेकंड क्या आ गया, सेकंड क्या इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, सेकंड जो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो 3rd था ना, जिसमें रूरल एरियाज आते थे, जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं था, वो 2 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया, कोस्टल रेगुलेशन जोन 3A और कोस्टल रेगुलेशन जोन 3B, ठीक है। इसको 2 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया। कोस्टल रेगुलेशन जोन ए में उन एरियाज़ को रखा गया 2000 जिसमें 2011 के सेंसस में जहाँ की पॉपुलेशन 2161 स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी हो, जहाँ की ये क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो, जहाँ की उतनी पॉपुलेशन से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसको उसके अंडर रखा गया। और ऐसे एरियाज़ में जो नो डेवलपमेंट जोन है वो 200 मीटर से 50 मीटर कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 50 मीटर कर दिया गया, नो डेवलपमेंट जोन, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ये चेंज किया गया यहाँ पे। और कोस्टल रेगुलेशन बी में ऐसे एरियाज जहाँ पे डेंसिटी 2161 स्क्वायर किलोमीटर से कम थी, तो वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे मतलब 200 मीटर ही रहने दिया गया वहाँ की कंस्ट्रक्शन लिमिट को, मतलब नो डेवलपमेंट जोन को 200 मीटर पे रख दिया गया। लेकिन जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी वहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन को 200 मीटर से 50 मीटर पे कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे हाउस बनाने की मतलब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसा भी आप सोच सकते हो, ठीक है।
और इसके बाद और क्या मॉडिफिकेशन की गई, ठीक है, और मॉडिफिकेशन की गई कि मेनली टेम्परेरी टूरिज्म फैसिलिटीज़ को अलाउड कर दिया गया, ठीक है। टेम्परेरी जो टूरिज़्म है, टेम्परेरी टूरिज़्म फैसिलिटीज़ को अलाउड किया गया उस वहाँ पे, मतलब मिनिमम 10 मीटर का जो एरिया है वो तो आपको जो हाई टाइड लाइन है उसको मेंटेन करना होगा वहाँ से, लेकिन वैसे वहाँ पे टेम्परेरी टूरिज्म फैसिलिटीज़ अलाउड कर दी गई, ठीक है। और क्या अमेंडमेंट किया गया, और क्या अमेंडमेंट किया गया, मेन किया गया कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 मतलब इको सेंसिटिव एरियाज जो वाले थे, और कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 कौन से थे, जो लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक के थे, इन एरियाज को क्या किया गया, इनको चाहिए, अगर यहाँ पे आप प्रोजेक्ट लगाओगे तो आपको क्लियरेंस चाहिए, विल रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से आपको क्या चाहिएगी, क्लियरेंस चाहिएगी। लेकिन जो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो बच गए 2 और 3, वहाँ पे आपको स्टेट लेवल से ही आपकी परमिशन से काम चल जाएगा, ठीक है। मेनली कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वहीं से आपको परमिशन लेनी होगी मेनली, ठीक है। उसके अलावा 20 मीटर का अभी बताया, सभी आइलैंड्स के अराउंड नो डेवलपमेंट जोन वो कर दिया गया। उसके अलावा पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए ट्रीटमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अलाउड कर दिया गया, अभी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को अलाउड कर दिया गया, जैसे कि कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में अलाउड कर दिया गया उनको, ठीक है, 1B में किसको, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को, ठीक है। उसके अलावा क्या किया गया, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिफेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया इन रेगुलेशन से, ठीक है। तो ये चीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आई, ये सारी चीज़ें हमारी हुई कोस्टल रेगुलेशन जोन 2018 में जो हमारा नोटिफिकेशन आया उसके अंडर, ठीक है। क्या है, सबसे पहले 1991 के अंडर 4 जोन्स में हमारा कोस्टल जोन डिवाइड था। फर्स्ट में थे इको सेंसिटिव जोन, सेकंड में थे हमारे अर्बन एरियाज़, थर्ड में थे हमारे रूरल एरियाज़, और फोर्थ में थे हमारे वाटर एरियाज़ मेनली जो लो टाइड लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स के बीच में थे। अभी क्या किया गया है कि जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है उसको मतलब डिफ्रोजन कर दिया गया, अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड कर दिया गया, मतलब कहाँ पे, मेनली अर्बन एरियाज़ में कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 में, ठीक है। सेकंड क्या है, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक जहाँ पे 2000 से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, एक जहाँ पे कम है। जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे 200 से 50 मीटर कर दिया गया नो डेवलपमेंट जोन का एरिया, लेकिन जो कम पॉपुलेशन है वहाँ पे उतना ही रख दिया गया, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेरी जो टूरिज्म फैसिलिटीज़ हैं उनको अलाउड कर दिया गया, आपको 10 मीटर का लेकिन फिर भी हाई टाइड लाइन से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 और 4 में अगर कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसको क्लियरेंस चाहिएगी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। और अगर 2 और 3 के अंडर आप बना रहे हो तो स्टेट लेवल से भी आपकी परमिशन चल जाएगी, ठीक है। 20 मीटर के अराउंड जो जितने भी आइलैंड्स हैं उनके अराउंड नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया गया, और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को अलाउड कर दिया गया, और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को इस रूल से एक्सक्लूड कर दिया गया, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं किसके बारे में, कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में, ठीक है। मैंने जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशंस आई हैं उसके बारे में भी टोटल कंप्लीट करवा दिया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किगाली अमेंडमेंट। कम से कम है ना 10 बार बता चुकी होंगी मैं ये। फर्स्ट है, इट एम्स टू कम्प्लीटली एलिमिनेट यूज, अभी बताया, कल ही भी बताया था कि कितना करना है हमें, 2047 तक 80% रिडक्शन करना है किसका, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, तो कम्प्लीटली एलिमिनेट हमें नहीं करना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, हमारी डायरेक्ट आंसर आ गया बी, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ गया बी कि एग्रीमेंट अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, और किगाली अमेंडमेंट इज अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 2019, अभी 19 में ये फोर्स में आया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कैटेगराइज्ड इंडस्ट्री विद लो पोल्यूशन इंडेक्स एज वाइट कैटेगरीज, ठीक है, वाइट कैटेगरीज इंडस्ट्री में डाला है। तो कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज हैं वो वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज में आती हैं, ठीक है। कौन कौन से इंडस्ट्रीज वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज में आती हैं, तो याद रखना चौक और ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर तो आप वैसे ही बोल सकते हो कि वाइट कैटेगरी में आती होगी, तो थर्ड तो है ही, तो इससे फर्स्ट आप काट सकते हो, और लेकिन चौक भी है। देखो कोल वॉशरीज वाली वो नहीं होगी, मतलब जहाँ पे कोल वॉशरीज होगी वहाँ पे नहीं होगी, ये इससे भी आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो। कोल वॉशरीज वाली क्या होगी, कोल वाली जो मेन होगी वो वाइट नहीं होंगी, मतलब पोल्यूशन फ्री नहीं होंगी, वहाँ पे पोल्यूशन होगा, तो अगर फोर्थ काट दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। तो चौक मेकिंग और ऑर्गेनिक मैन्योर मेकिंग ये दोनों किस में आती हैं, वाइट कैटेगरीज में आती हैं। इसके अलावा क्या और कौन सी आती हैं इसमें, फ्लाई ऐश जो ब्रिक्स बनाते हैं उसकी उस वाली, सोलर मॉड्यूल्स वाली, और कोयर आइटम्स वाली, ठीक है।
ये सारी चीज़ें मतलब वाइट इंडस्ट्रीज़ में आती हैं, ठीक है। और मेनली जो ये है हमारी शुगर इंडस्ट्री, ये किस में आती है, रेड कैटेगरी में आती है, रेड कैटेगरी में आती है, ठीक है। और कोल वाली जो है कोल वॉशरीज, ये हमारी ऑरेंज में आती हैं, किस में आती हैं, ऑरेंज में आती हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 हमें क्या बोलता है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एन ऑर्डिनेंस टू कंस्टिट्यूट द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। तो हमें बताना फर्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। इस कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल गलत, क्योंकि सेक्रेटरी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो सेक्रेटरी होगा या फिर जो चीफ सेक्रेटरी होगा स्टेट गवर्नमेंट का, वो इसका चेयरमैन होगा। चीफ सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट, वो इसका क्या होगा, चेयरमैन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गलत। और सेकंड है, द कमीशन हैज़ नो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टेट्स। स्टेट्स से कोई रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें नहीं होते, नहीं, यहाँ पे स्टेट से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो आंसर आ गया हमारा डी, ठीक है, आंसर आ गया हमारा डी। और इसके बारे में क्या बता सकते हैं हम, और बता सकते हैं कि यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो 3 ईयर्स और 70 ईयर्स के लिए मेनली चुने जाते हैं, और मेंबर्स तो सेवरल मिनिस्ट्रीज से आते हैं। और क्या है, ये स्टैट्यूटरी भी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर वो है, ये बनी है, मतलब मॉनिटर यही करती है मिनिस्ट्री, ठीक है। और जब ये अभी बनाई गई है तो इसके तो EPCA जो थी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी कब आई थी, 1998 में आई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक है। और मेनली NCR रीजन के लिए ही थी, और ये स्टैट्यूटरी भी नहीं थी, ये इसका मेन था कि इसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं थी। तो अभी इसीलिए ये जो बॉडी आई है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इन नेशनल कैपिटल रीजन, ये कौन सी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके पास पावर्स हैं, ठीक है। और मेनली जो ये कमीशन है, ये हर बॉडी को सुपरसीड कर देगा, ठीक है, मतलब हर बॉडी को सुपरसीड कर सकता है। CPC हो गया, स्टेट गवर्नमेंट्स के रूल हो गए, इन सबको ये सुपरसीड कर सकता है। और मेनली स्टेट्स को भी डायरेक्शन दे सकता है, फाइन भी लगा सकता है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, इसके जो केसेस हैं, ओनली NGT, ओनली जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इज़ ऑथराइज टू हियर इस केसेस। सिविल कोर्ट्स में इसके केस नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट्स में इसके केस नहीं जा सकते, केवल और केवल NGT हियर करेगी इसके मेनली केसेस को। और मेनली डेडिकेटेड कोऑर्डिनेशन होता है, मेनली स्टेक होल्डर स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने की ये कोशिश करेगी। EPCA का मेन यही दिक्कत थी कि ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती थी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ, तो ये कोऑर्डिनेट करेगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। विच ऑफ द अबो इनिशिएटिव वर फाउंडेड अंडर द एजिज ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़। वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंडर कौन सा इनिशिएटिव चलाया गया है, तो याद रखना ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव चला गया, किसके अंडर, वर्ल्ड बैंक और इसके अंडर, ठीक है। और ये कब चला गया है, 2008 में, 2008 में चलाया गया, ठीक है। और 2013 में, याद रखना 2008 में चला, 2013 में इसके स्कोप को इंक्रीज़ कर दिया गया। इसमें क्या कहेगा, स्नो लेपर्ड्स को भी इंक्लूड कर दिया गया, स्नो लेपर्ड्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया। फिर क्या भी थोड़े दिन के बाद बोला वर्ल्ड बैंक ने कि भाई मैं आपको सेक्रेटरीट नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, आप अपना अलग ग्रुप बना लो। तो ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाई, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल बनाई। एक उसके अंडर 2 प्रोग्राम्स के अंडर बट गया ये, एक तो थी ग्लोबल टाइगर फोरम, ठीक है, और एक ग्लोबल स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन समथिंग था, ठीक है। तो ग्लोबल तो ये फोरम बन गई, ठीक है। तो यही था इसके बारे में कुछ चीज़ें। तो इंटरनेशनल टाइगर अलायंस, जो इंटरनेशनल टाइगर अलायंस बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की अलायंस है, टाइगर के जो पार्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसके ट्रेड को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। और बस यही था, हो गया इसके बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्या बोलता है, व्हेन हॉट वाटर इज डम्प्ड इनटू एक्वेटिक इकोसिस्टम। गर्म पानी को डाल देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले मेटाबॉलिक रेट एंड एंजाइम एक्टिविटी इन एक्वेटिक एनिमल्स डिक्रीज। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, याद रखना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये डिक्रीज नहीं होएगी। सेकंड है सोल्यूबिलिटी ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज। यस, मतलब कोल्ड वाटर में क्या होती है, कोल्ड वाटर में क्या होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होगी तो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बी सही है और 1 गलत है। और क्या होगा इसमें, टॉक्सिन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होएगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होएगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेनली इनसे वो होएगा, अफेक्ट होएगा, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा। और बस यही है सारी चीज़ें। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 90, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्टिकुलर मैटर 2.5 रेफर्स टू पार्टिकुलर दैट हैव डायमीटर 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर का डायमीटर। याद रखना 2.5 मिलीमीटर नहीं है, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर।
ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, आंसर आ गया हमारा। कि पेस्टिसाइड रिलेटेड वेस्ट प्रोड्यूस डाइऑक्सिन, बिल्कुल प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये क्वेश्चन भी 2 बार करवा चुके हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में बताना है। पहला है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर नोटिफाइड अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट, यस बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर नोटिफाई होती हैं। सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज में नोटिफाई बायो हेरिटेज साइट, बिल्कुल, तो दोनों ही सही हैं, तो आंसर क्या आ गया सी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्या बोलता है, थर्ड जनरेशन फ्यूल्स के बारे में बताना है। कौन सी जनरेशन फ्यूल्स के बारे में बताना है, थर्ड जनरेशन फ्यूल्स के बारे में बताना है। तो आप एक चीज़ देखो कि सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन फ्यूल्स। क्या आती है, सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन फ्यूल। मेनली फर्स्ट जनरेशन फ्यूल जो मेनली फूड सोर्सेज से बनती है, किससे बनती है, फूड सोर्सेज से बनती हैं, जैसे कि हो गया हमारा शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, एनिमल फैट्स, तो इन सब चीज़ों से बनती हैं हमारे पहले फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल्स होती हैं। तो ये हो गया मेनली कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। कौन सी, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी इसमें मेनली यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बायो मतलब मेनली बायो ईथर, बायोगैस, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सारे बनते हैं। फिर आ जाता है हमारा सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं, नॉन फूड जो क्रॉप्स हैं उनसे बनाया जाता है। जैसे कि हो गए नॉन फूड क्रॉप्स में क्या आते हैं, स्टेम्स आ गए, हस्क्स आ गए, वुड चिप्स आ गई, फ्रूट स्किन, पीलिंग, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, नॉन फूड क्रॉप्स में आ गई, उससे बनाई गई है। ठीक है, मेनली इथेनॉल, बायोडीजल, ये सारी इसके अंदर बनती हैं। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन से तो कम ही ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। फिर आ जाता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, जैसे कि एल्गी, जैसे कि एल्गी से बनता है, जैसे कि ब्यूटेनॉल मान लो इसका एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो फ्यूल्स है मेनली जीएम क्रॉप से बनती हैं। ठीक है, तो ये है हमारी क्या बायोफ्यूल्स जो कि हैं, ये है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन फूड सोर्सेज से बनती है, सेकंड जनरेशन नॉन फूड क्रॉप से बनती है, थर्ड जनरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, फोर्थ जनरेशन जीएम उससे बनती है। तो ये हो गया हमारा। देख लेते हैं अब थर्ड जनरेशन के बारे में बताना है। थर्ड जनरेशन किससे बन रही थी, थर्ड जनरेशन हमारी बन रही थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एल्गी से। तो दे आर कल्चर्ड एज फ्यूल विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फूड सोर्सेज, तो फूड सोर्सेज से प्राइमरी बनती है। तो फर्स्ट हो गया रॉन्ग, इसका मतलब थर्ड सही है। दिस फूल कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इनटू वाइड रेंज ऑफ फ्यूल सच एज डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल्स। सेकंड है दे कैन बी ग्रोन ऑन लैंड अनसूटेबल फॉर फूड प्रोडक्शन, बिल्कुल एल्गी को आप ऐसे एरियाज में उगा सकते हो जहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, तो फ़ायदा ही होगा, तो बिल्कुल ऐसी जगह पे उगाई जाती हैं, तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्या बोलता है 93, स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले है इट इज़ पार्ट ऑफ यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये यूएनईपी का पार्ट है, तो बिल्कुल ये यूएनईपी का वो है। सेकंड है इट इज़ अडॉप्टेड एट वर्ल्ड समिट ऑन 2002, ये 2002 में अडॉप्ट किया गया था। तो याद रखना ये 2002 में यहाँ पे अडॉप्ट नहीं किया गया, ये अडॉप्ट कब किया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था 2006 में। वो भी कहाँ पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट जो कहाँ पे हुई थी, दुबई में हुई थी, यूएई में हुई थी, दुबई में ये कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएई में 2006 में, वहाँ इसको अडॉप्ट किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट लेड इन पेंट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ दिस SAICM, बिल्कुल ये इसी का इनिशिएटिव है, तो आंसर आ जाता है सी। और मेनली 2020 में जो 2020 के लिए जो हैंसबर्ग जो वर्ल्ड समिट थी 2002 में, उसमें जो 2020 के लिए जो गोल अचीव किए गए थे उसमें भी इसने हेल्प की थी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्या बोलता है कि कौन सी एजेंसी लॉन्च करती थी सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन फंड, कौन सी एजेंसी निकालती है, तो कौन सी एजेंसी निकालती है, मेनली यूएन। कौन सी, यूएन। ठीक है, मेनली $2 बिलियन नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर वो रेज करेगी इसके अंडर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। बताना है ग्रीन हाउस गैसेस का असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, बड़ा सबसे पीछे होना चाहिए जो ग्रीन हाउस करेगा। ठीक है, मतलब पोटेंशियल के तौर पे सबसे ज़्यादा। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड को तो सबसे ज़्यादा ही है, तो सेकंड सबसे पीछे आएगा, तो सेकंड सबसे पीछे एक में ही है, तो आंसर आ गया सी। तो देखो CO2 का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, फिर आती है हमारी मीथेन, फिर आती है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फिर आती है हमारी N2O। इसका है 60%, इसका है 20%, इसका 14% और इसका 6%। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे।
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ग्लोइंग गोन कैंपेन किसके लिए है? तो ग्लोइंग कौन चमकते हैं? तो ग्लोइंग कौन चमकते हैं? कोरल रीफ्स, ठीक है। तो कोरल रीफ्स के लिए है ये, ठीक है, कोरल रीफ के लिए, ताकि वो ना होए। और कौन कौन इसको चलता है? UNEP। और किसका प्रोग्राम है? ओशन एनर्जी का ये। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो कौन सी चीज़ उसके बारे में सही नहीं है? ठीक है, कौन सी उसके बारे में सही नहीं है? फर्स्ट द यूज ऑफ बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो बिल्कुल ये तो यूज़ होता है, ऑक्सीडेशन का भी यूज़ करता है और रिडक्शन का भी यूज़ करता है। सेकंड है दे हैव हनीकॉम स्ट्रक्चर कोटेड विद मेटल प्लेटिनियम एंड पैलेडियम, बिल्कुल हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। थर्ड है लेड इन पेट्रोल डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टर्स, ये भी सही है। लेड जितना ज़्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी कम होगी। तो गलत तो कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। आंसर क्या आ गया? डी। कहीं आप समझो ये सारे ही आंसर लगा रखे हैं, तो वैसे ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आंसर क्या है इसका? डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। बायोमिथेनेशन प्रोसेस के बारे में बताना है जो वेस्ट टू एनर्जी में यूज़ होती है। याद रखना ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है। तो बायोमिथेनेशन का मतलब क्या होता है? एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओनली। एनएरोबिक डाइजेशन किसका? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का केवल और केवल, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकली जो होता है उसको बोलते हैं बायोमिथेनेशन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। कंपनसेशन एफोरेस्टेशन फंड 2016 के बारे में बताना है। सबसे पहले द एक्ट एस्टेब्लिश नेशनल एफोरेस्टेशन कंपनसेशन फंड अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तो ये पब्लिक अकाउंट के अंडर करता है, बिल्कुल। सेकंड है नेशनल विल रिसीव 90%, याद रखना ये क्वेश्चन हो चुका है। नेशनल 10% अचीव करेगा, मतलब मिलेगी पेमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको 90% पेमेंट मिलेगी इसकी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, तो आंसर आ गया कि इट आल्सो एस्टेब्लिश द नेशनल एंड स्टेट कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी टू मैनेज नेशनल एंड स्टेट लेवल फंड, तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के बारे में बताना है। इट एम्स टू इंक्रीज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स टू 50 माइक्रोन। याद रखना ये 50 माइक्रोन नहीं है, ये 40 से 50 माइक्रोन है, मतलब अभी 40 है तो उससे 50 माइक्रोन इंक्रीज करने का है उसकी थिकनेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है दीज रूल्स आर एप्लीकेबल टू बोथ म्युनिसिपल एंड रूरल एरियाज, तो बिल्कुल उसके लिए भी हैं, तो आंसर आ गया सी। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में आती है? वो भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में आती है। ई वेस्ट रूल्स में भी आती है और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में भी आती है। तो देखो आज हमारे 100 क्वेश्चन फिर मतलब 50 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करके चले जाओ, और प्लीज़ जितने भी आपके आसपास हैं सबके फ़ोन से जाके सब्सक्राइब करो चैनल, और आप बाद में भी कर सकते हो क्योंकि अभी आपका एग्जाम आ रहा है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने बैठो, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मन करे अच्छा लगे तो करो, नहीं तो मत करना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।